हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेसन ज्योग्राफी पर। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी, जिसकी आज हमारी क्लास नंबर 8 है और आज हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संकट और आपदाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। देखिए, हमारी जो प्रकृति है ना, वो परिवर्तनशील है। प्रकृति का नियम है कि वो परिवर्तनशील है। और जो हमारी प्रकृति में जो परिवर्तन होते हैं, कोई तो परिवर्तन धीमी गति से होता है, कोई तीव्र गति से होता है। तो जो धीमी गति से जो परिवर्तन होते हैं वो तो मनुष्य के पक्ष में होते हैं और प्रकृति के पक्ष में होते हैं। लेकिन जो भी परिवर्तन प्रकृति में तीव्र गति से होते हैं ना, वो सारे के सारे परिवर्तन लगभग ऐसे हैं जो मनुष्य के विपक्ष में है, यानी कि मनुष्य के लिए संकट पैदा कर देते हैं, आपदाएं पैदा कर देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो धीमी गति से पैदा होने वाले जो परिवर्तन हैं वो कौन से हैं? धीमी गति वाले परिवर्तन वो है फ्रेंड्स, सबसे पहले तो है जो ऋतु बदलती है। जैसे ऋतुओं में जो परिवर्तन होता है, ऋतु परिवर्तन होगा तो क्या होगा? धीरे धीरे मौसम बदलता है ना। धीरे धीरे मौसम बदलेगा तो क्या करेगा? मनुष्य अपने आप को उसके अनुसार ढाल लेगा और वो मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ठीक है। ऐसे ही दूसरा देखो, मान लो स्थलाकृति है, कोई भी स्थलाकृति है, उसका निर्माण हो रहा है तो वो धीरे धीरे हो रहा है। इसी तरह से जो मिट्टी है, मिट्टी का जो ऊपरी भाग है एक, उसके ऊपर धीरे धीरे परतें जम रही हैं, तो वो समय के साथ साथ जम रही है ना, तो ये धीमा परिवर्तन हो रहा है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जैसे देखो, हम सब पेड़ पौधे देखते हैं। जो पेड़ पौधे हैं उनके ऊपर क्या होता है? धीरे धीरे पहले फूल आता है, कली बनेगी, फूल आएगा, फिर फूल आने के बाद फल बनेगा, फल जो है फिर वो टाइम के साथ साथ पकेगा। तो ये सारा जो प्रोसेस हो रहा है वो बिल्कुल धीमी धीमी गति से होता है। फिर ये सारी चीज़ें तो हो गई हमारी जो प्रकृति में धीरे होने वाली हैं और जो मनुष्य के पक्ष में है वो। लेकिन कुछ ऐसे परिवर्तन हैं जो बहुत ही तीव्र गति से होते हैं, और जो भी परिवर्तन तीव्र गति से होते हैं ना, वो मैक्सिमम ऐसे परिवर्तन होते हैं जो मनुष्य पर बैड इफेक्ट डालते हैं, यानी कि संकट पैदा करते हैं मनुष्य के लिए या फिर आपदाएं लेके आते हैं। तो वो कौन से परिवर्तन है प्रकृति के द्वारा होने, प्रकृति के अंदर होने वाले, जो हमारे ऊपर बुरा प्रभाव डालते हैं? देखिए, सबसे पहले है फ्रेंड्स, हम पढ़ते हैं ज्वालामुखी विस्फोट, फिर है सुनामी, फिर है भूकंप या तूफान आना, और आंधी, काकरपात, और ये है टार्नेडो। ये सारे के सारे ऐसे व्यापक परिवर्तन हैं जो कि नुकसान करते हैं और मनुष्य को तो ये है जान माल तक की बहुत हानि उठानी पड़ती है। जैसे देखो, ये भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, या फिर ज्वालामुखी फट गया, टोर्नेडो आ गया। इससे क्या हो सकता है? भूकंप आएगा, चक्रवात आएगा, वो क्या है? सारे के सारे जो जैसे पेड़ पौधे हो गए हैं, जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, या फिर मानव निर्मित जैसे बिल्डिंग्स हैं, या फिर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, वो सारा ठप हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जो भी सड़कें होगी, जो रेल मार्ग होगी, ये सारे ध्वस्त हो जाते हैं। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा क्या किया? जान माल का नुकसान किया। मान लो भूकंप आया है और कोई बिल्डिंग है वो गिर गई, उसमें रह रहे लोग थे वो उसी में दब के मर गए, तो क्या हुआ? जान की हानि हुई, माल की हानि हुई। तो क्या है, जो ये तीव्र जो परिवर्तन हुए ना, ये मनुष्य के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं और संकट लेके आते हैं, आपदा लेके आते हैं। इन्हीं के साथ साथ जो भूमंडलीय उष्णीकरण है और जो ओजोन परत है, ये भी तो प्रकृति में होने वाले परिवर्तन है ना। लेकिन इनके लिए तो मनुष्य भी जिम्मेदार है। तो जो भी परिवर्तन प्रकृति में तीव्र गति से होते हैं ना, चाहे वो प्राकृतिक रूप से होते हों, चाहे वो मानव निर्मित रूप से होते हैं, वो मनुष्य के लिए क्या है? संकट है, आपदाएं हैं फ्रेंड्स। ठीक है। आगे देखिए, आपदा है, जो आपदा की डेफिनेशन क्या होती है, सबसे पहले वो पढ़ते हैं। देखो, ये जितने भी परिवर्तन हुए, हम कोई नहीं चाहता हम में से कि भाई ये हो, जैसे ज्वालामुखी फटे, विस्फोट हो, या फिर सुनामी आए, भूकंप आए, ये हम कुछ भी नहीं चाहते हैं। दूसरा है, हमने जो ये भूमंडलीय उष्णीकरण पढ़ा है या ओजोन परत पढ़ा है, इसके अतिरिक्त जो मनुष्य है, एक देश है जो दूसरे से युद्ध कर रहा है, कोई नहीं चाहता ना कि भाई युद्ध हो और आपसी लोगों की जान जाए। ठीक है। जान माल का नुकसान कोई भी नहीं चाहता है। ठीक है। तो ये क्या है? ये अनअपेक्षित घटनाएं हैं। तो आपदा क्या हो गया? ये अनअपेक्षित घटनाएं हैं, और जो ऐसी ताकतों के द्वारा होती हैं जो मानव के नियंत्रण में नहीं होती हैं। ठीक है। मानव के नियंत्रण में ये घटनाएं नहीं होती हैं। जैसे जो सुनामी आती है, ज्वालामुखी फटते हैं, भूकंप आते हैं, चक्रवात आते हैं, ये मनुष्य के नियंत्रण से बाहर हैं। ये थोड़े समय में और बिना चेतावनी के घटित हो जाती हैं। जो ये सारी की सारी ये प्राकृतिक आपदाएं हैं ना, ये बिल्कुल थोड़े समय में ही घटित हो जाती हैं बिना चेतावनी के, हमें पता ही नहीं चलता। आजकल तो चलो ठीक है, हमें भूकंप आने से थोड़ा पहले पता चल जाता है, लेकिन ये तो नहीं है ना कि हमें एक एक महीने पहले पता चल जाएगा।
तो क्या है, जो आपदाएं हैं ना वो अनपेक्षित घटनाएं हैं और ये ऐसी ताकतों के द्वारा होती हैं घटित जिन पर मनुष्य का कोई भी कंट्रोल नहीं है, तो ये कहलाती हैं आपदाएं फ्रेंड्स। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो, ये हमने सारी की सारी जो प्राकृतिक रूप से आने वाली आपदाएं थी ना वो पढ़ी। अब देखिए, कुछ ऐसे काम करता है मनुष्य जिसकी वजह से वो काम एक आपदा ही बन जाती है, मनुष्य के लिए वो संकट पैदा कर देती है। इनमें से कुछ एग्जाम्पल हैं जो हमारे साथ घटित हो चुकी हैं। देखिए, भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, वो मनुष्य के कारण हुई। दूसरा है चेरनोबिल नाभिकीय आपदा आई। फिर है युद्ध होते हैं, वो भी मनुष्य करते हैं। CFC है, ये गैसें ज़्यादा रिलीज हो रही हैं। ग्रीन हाउस बढ़ रहा है, किसके कारण हो रहा है? मनुष्य के कारण हो रहा है। मनुष्य जो है रेफ्रिजरेटर्स हैं, जो ये AC हैं, इनका अधिक प्रयोग कर रहे हैं। इनका अधिक प्रयोग होगा तो इनसे निकलने वाली जो CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसें हैं, वो वायुमंडल में जाएंगी और जो कार्बन डाइऑक्साइड अधिक बढ़ चुकी है उसके कारण क्या होगा, ये ग्रीन हाउस जो प्रभाव की जो गैसें हैं ये वृद्धि हो रही है इनमें, तो ग्रीन हाउस जो प्रभाव है उसका इफेक्ट अधिक बढ़ेगा और वायुमंडल में क्या होगा, गर्मी बढ़ेगी, जिससे भूमंडलीय ऊष्मन है वो अधिक हो जाएगा, जिससे क्या होगा, जैसे ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगे। और भी बहुत सारे ऐसे कारक हैं जो कि मनुष्य के क्रियाकलापों के कारण हो रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो घटनाएं घटित हो रही हैं, ये आपदाएं आ रही हैं, ये संकट आ रहे हैं, इनके लिए भारत सरकार ने क्या किया? भारत सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना की। क्या किया? भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना की। ये क्या करता है? ये उन स्थानों पे हेल्प करता है जाके जहाँ पे ये आपदाएं आती है, वहाँ पे लोगों की सहायता के लिए ये संस्थान जो ये तत्पर रहता है, ये हेल्प देता है उनको। आगे देखिए, 1993 में, कब? 1993 में रियो डी जेनेरो और ब्राज़ील में एक भू शिखर सम्मेलन हुआ था, अर्थ समिट हुआ था यहाँ पे। और मई में हुआ था 1994 में याकोहामा जापान, और यहाँ पे क्या हुआ था, आपदा प्रबंधन पर एक विश्व संगोष्ठी हुई थी। तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि भारत में वो कौन सा संस्थान है जो आपदा प्रबंधन के लिए जाना जाता है? कौन सा है वो है भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान। नेक्स्ट है, ये है 1993 में जो भू शिखर सम्मेलन हुआ ना, इसके बारे में पूछ लेगा। ये कब हुआ, ये कहाँ पे हुआ था? ये रियो डी जेनेरो में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? रियो डी जेनेरो में हुआ था। और इसका नाम क्या था? भू शिखर सम्मेलन था। 1993 में ये हुआ था। नेक्स्ट है 1994 में मई में याकोहामा और जापान में आपदा प्रबंधन के ऊपर विश्व संगोष्ठी की गई थी, यानी कि बातचीत की गई थी, जो ये आपदाएं आती हैं इनका प्रबंधन कैसे किया जाए। ठीक है, हमने आपदा की जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें क्या पढ़ा था? उसमें हमने पढ़ा था कि जो आपदा होती है वो एक अनपेक्षित घटना होती है और ऐसे तत्वों के द्वारा होती है, ऐसी वायुमंडलीय ताकतों के द्वारा होती है जिस पर मानव का कोई भी क्या नहीं है, आधिपत्य नहीं है, मनुष्य उसका कुछ नहीं कर सकता है। अचानक से घटित होने वाली घटनाएं हैं जो एक लिमिटेड टाइम के अंदर ही हो जाती है। मनुष्य को जो वो घटनाएं हो रही हैं उनके बारे में जब तक जानकारी मिलती है ना, तब तक तो वो पूर्णतः हो चुकी होती हैं। ये तो होती है आपदा। फिर है जो प्राकृतिक संकट है वो क्या होते हैं? ये प्राकृतिक संकट जो हैं वो ये जो पर्यावरणीय जो ये संकट होते हैं, ये वो होते हैं जो प्राकृतिक पर्यावरण में जो भी उनके हालात होते हैं, उनके वे तत्व हैं, ये एक प्रकार के जिनसे जन और धन दोनों को नुकसान होता है। क्या है? जो प्राकृतिक संकट है ना, वो हमारा जो पर्यावरण है उसके वे हालात हैं, वो परिस्थितियां हैं जिनके कारण जन धन या फिर ये जान का भी और माल का भी दोनों का नुकसान होता है। और ये बहुत ही तीव्र गति से हो सकते हैं और पर्यावरण विशेष के ये स्थायी पक्ष भी हो सकते हैं। जैसे जो महासागरीय धाराएं हैं, ये हैं ये हिमालय की तीव्र ढाल है, अस्थिर जो संरचनात्मक जो आकृतियां हैं, रेगिस्तान है, और जो हिमाच्छादित जो क्षेत्र है, ये विषम जलवायु वाला जो भी एरिया है ना, ये सारा का सारा प्राकृतिक संकट के अंतर्गत आता है। कैसे है ये और ये स्थायी कैसे हो सकते हैं? और देखो जो महासागरीय धाराएं हैं भाई, कहीं पे मान लो महासागर हो गया, वहाँ पे धाराएं तो ओशियन करंट्स तो चलेंगे, ठीक है। तो वो क्या है, आसपास के क्षेत्र में अगर मान लो ये धाराएं तेज हैं तो वो क्या कर सकती हैं, नुकसान भी कर सकती हैं, संकट भी ला सकती हैं लोगों के लिए।
हिमालय पर्वत का जो तीव्र ढाल है, अधिक तीव्र ढाल है, और वहाँ पे अगर पेड़ पौधे जो हैं उनकी कटाई कर दी जाए, पेड़ पौधों की कटाई होगी तो वो जो तीव्र ढाल है उस पर जो मिट्टी थी उसमें जकड़न जो होगी वो कम हो जाएगी, संगठन उनका कम हो जाएगा, और जो मिट्टी है वो लैंडस्लाइडिंग होकर नीचे आएगी। ठीक है, तो ये एक संकट पैदा करेगी। क्यों? ये जो मार्ग हैं, जो सड़क मार्ग वगैरह, उनको रोक देगी। फिर है फ्रेंड्स, जो भी रेगिस्तान है, रेगिस्तान में मान लो हमने कहीं भी कुछ भी उगाया है, या मान लो कोई पर्टिकुलर एरिया है वहाँ पे तेज़ हवाएं आ गई, या फिर वहाँ पे बारिश नहीं हुई, तो ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं? मनुष्य के लिए संकट पैदा कर रहे हैं। हिमाच्छादित जो क्षेत्र हैं वहाँ पे क्या है? मनुष्य के लिए ये संकट ही तो है। वो वाला जो एरिया है उसको हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पे बर्फ़ पड़ती है और वहाँ पे लोग रह भी नहीं सकते हैं, माइनस में टेम्परेचर है, तो ये क्या है? हमारे लिए संकट ही तो है। आगे देखते हैं, जो प्राकृतिक संकट है और आपदा है उसमें क्या तुलना है, कि जो प्राकृतिक संकट है ना उसकी तुलना में जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो बहुत अधिक तीव्र गति से घटित होती हैं। हमने पढ़ा था ना, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो अवांछनीय घटनाएं होती हैं, जो कि एक लिमिटेड टाइम में हो जाती हैं, मनुष्य को पता भी नहीं चलता तब तक वो हो चुकी होती हैं, और ये अधिक जनधन का नुकसान करती हैं, और सामाजिक तंत्र और जीवन तंत्र को छिन्न भिन्न कर देती हैं, और उन पर लोगों का कोई भी नियंत्रण नहीं होता है। क्या है? जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो तो तीव्र गति से होती हैं और अवांछनीय हैं, और मनुष्य को पता नहीं चलता। और जबकि जो ये संकट है ना, इसमें तो हम क्या कर सकते हैं? जो रेगिस्तान में है, भाई सूखा पड़ रहा है रेगिस्तान में, तो हम जो नहरें हैं वो निकाल सकते हैं, उसको कम किया जा सकता है ना संकट को। ऐसे ही मान लो जो ये पर्वतों का जो ढलानी भाग है वहाँ पर हम जो डिफोरेस्टेशन हो रहा है उसको हम रोक सकते हैं, जिसकी वजह से क्या है? लैंडस्लाइडिंग कम होगी। फिर जो हिमाच्छादित क्षेत्र हैं वहाँ पे भी हम कुछ टेक्निक लगा के ऐसे घर बना सकते हैं। भाई मान लो कोई ऐसा प्लेस है जहाँ पे कुछ ना कुछ दशाएं हमारे अनुकूल हैं, तो वहाँ पे लोग रह सकते हैं ना। जैसे देखो, ये हिमालय में लोग जाके, और जो ग्लेशियर्स हैं, ऐसे ही जो हमारे जो अंटार्कटिक में है, ये वैज्ञानिक जाके वहाँ पे अलग अलग तरह से ये सर्वे कर रहे हैं ना वहाँ पे, और जो निरीक्षण किया जा रहा है वो सब कुछ हो रहा है वहाँ पे। तो क्या है, जो संकट होता है ना उसमें हम कोई ना कोई ऐसा उपाय ढूंढ लेते हैं जो हमारे अनुकूल हो सकता है, लेकिन जो आपदा होती है ना उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनका वर्गीकरण किस प्रकार से करते हैं। फर्स्ट है वायुमंडलीय, सेकंड है भौमिक, थर्ड है जलीय, और फोर्थ है जैविक आपदाएं। तो ये कौन सी आपदाएं कैसे कैसे आती हैं, किस किस प्रकार से आती हैं, ये देखिए आप। जो वायुमंडलीय आपदाएं हैं उसमें हम किस किस को शामिल करते हैं? इसमें हम शामिल करते हैं बर्फानी जो तूफान आते हैं बर्फ़ वाले उनको, जो तड़ित झंझा आते हैं वो तड़ित यानी कि बहुत तेज़ तेज़ जो आंधी तूफान आते हैं ना वो वाले, और जो टोर्नेडो यानी कि जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात और जो ये टोर्नेडो आते हैं ये भी वायुमंडलीय घटनाएं हैं। ये वायुमंडलीय जो आपदाएं लाते हैं वो टोर्नेडो चक्रवात हैं, जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात, तूफानी जो बर्फीले जो तूफान हैं, तड़ित झंझा हैं, या फिर जो सूखा पड़ता है ये भी वायुमंडलीय दशाओं के कारण ही पड़ता है। फिर जो ये करकापात है ये भी, और जो लू लगती है, शीतलहर चलती है, ये क्या है? लू तो है, लू चलेगी जब बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, और शीतलहर चलेगी जब बहुत ज़्यादा ठंड होगी। तो ये सारे के सारे जो ये हैं, ये चीज़ें, ये जो आपदाएं आ रही हैं ये किसके कारण आ रही हैं? ये वायुमंडल के कारण है, ये वायुमंडल में होने वाली घटनाएं हैं सारी। ठीक है, तो इनको हम किस में शामिल करते हैं? प्राकृतिक आपदाओं में, वायुमंडलीय आपदाओं में शामिल करते हैं। सेकंड है फ्रेंड्स भौमिक आपदाएं। भूमि कौन सी हैं? जो भूमि के अंदर होती हैं या भूमि पर होती हैं। ठीक है, जैसे देखो भूकंप आता है, पृथ्वी के अंदर आता है, ठीक है, और फिर हमारी पूरी की पूरी जो पृथ्वी है वो उसके ऊपर सारे के सारे जनधन को ये ध्वस्त कर देता है। इतना तेज मान लो उसका आ जाए ना, तेज तीव्रता का जो भूकंप आ जाए तो वो बहुत नुकसान करके जाता है। ऐसे ही ज्वालामुखी है। फिर भूस्खलन है, और भूस्खलन होगा या फिर जो हिमस्खलन होगा, क्या होता है उसमें? जो ये हमारे जो पर्वतीय भाग होता है उसके ऊपर, या फिर जो भी ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की तरह जो मिट्टी होती है वहाँ पे धीरे धीरे लैंडस्लाइड होके आती है, और ये जो भी हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है या फिर लोगों के घर होते हैं उनको ये मतलब बिल्कुल ध्वस्त कर देता है। आगे है मृदा अपरदन। जो मृदा अपरदन होता है उसका क्या होता है?
चाहे कोई भी ऐसा एजेंट हो जो अपरदन का एजेंट है, उससे मृदा अपरदन होता ही होता है। चाहे देखो पवन आएगी वो मृदा का कटाव करेगी, जल आएगा वो करेगा, जो भी लहरें हैं वो करेंगी। तो ये क्या है, ग्राउंड वाटर है वो भी कर रहा है। तो सारा का सारा क्या है, ये इनके कारण जो मृदा है ना उसका जो उपजाऊ शक्ति है वो कम होती है, उसका अपरदन करके लेके जाते हैं। तो ये भी तो एक प्रकार की आपदा ही हो गई ना। नेक्स्ट है जो जलीय आपदाएं हैं वो कौन सी हैं। देखो भाई, बाढ़ आ गई यानी कि क्या हो गया, ज़्यादा बारिश हो गई या फिर कोई भी नदी वगैरह है उसका पानी है वो इतना ज़्यादा आ गया और आसपास के क्षेत्रों में फैल गया। तो बाढ़ जो है वो आपदाई तो है ना, हमारा नुकसान ही तो करती है बाढ़। ऐसे ही जो ज्वार आते हैं, महासागरीय धाराएं हैं और जो तूफान महोर्मी है, सुनामी है, ये सारी की सारी जलीय आपदाएं हैं। ठीक है। नेक्स्ट है जैविक। जैविक कौन सी हैं आपदाएं, जो पौधे और जानवर हैं उपनिवेशक के रूप में, जो टिड्डियाँ वगैरह हैं, जो अलग से जो कीट हैं वो क्या करते हैं, टिड्डियाँ होंगी वो फसल में आ गई, मान लो बहुत सारी आ गई तो क्या करेंगी, वो टिड्डियाँ फसल को खा जाएंगी, फसल को बिल्कुल बर्बाद कर देंगी। ऐसे ही फफूंद लग गया या फिर बैक्टीरिया लग गए उसमें, या फिर ये कुछ संक्रमण हो गया जैसे बर्ड फ्लू हो गया, डेंगू हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं, ये आपदाएं ही तो हैं। इनकी वजह से हमें नुकसान ही तो पहुंच रहा है ना। तो हमने जो आपदाएं पढ़ी हैं वो कौन सी पढ़ी हैं, 4 प्रकार की पढ़ी हैं, वायुमंडलीय, भौमिक, जलीय और जैविक। आगे देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, याकोहामा रणनीति तथा सुरक्षित संसार के लिए एक कार्य योजना हुई थी प्राकृतिक आपदा को कम करने के लिए। कहाँ पे हुई थी, याकोहामा में हुई थी। और ये कब हुई थी, ये एक विश्व कॉन्फ्रेंस थी। क्या थी, विश्व कॉन्फ्रेंस थी। यहाँ पे विश्व के बहुत सारे देश इकट्ठे हुए थे याकोहामा में। और यहाँ पे क्या हुआ था, 23 से 27 मई तक 1994 में याकोहामा नगर में ये बैठक हुई थी। और इसमें क्या किया गया था, इसमें कुछ प्रस्ताव दिए गए थे जिसकी वजह से क्या हो सके, जो प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं उनको कम किया जा सके। तो वो प्रस्ताव कौन से थे वो देखिए। सबसे पहला प्रस्ताव था कि हर देश की ये जिम्मेदारी हो कि जो प्राकृतिक आपदा आती है उससे अपने नागरिकों की वो रक्षा कर सके। दूसरा प्रस्ताव ये था कि जितने भी जो विकासशील देश हैं या फिर जो कम विकसित देश हैं उनके चारों ओर भूमध्य देश, जो भी मान लो जिनके पास भी साधन संपन्न है जो देश, वो उनकी हेल्प करेंगे और जो छोटे द्वीपीय और विकासशील देश है ना उनका वो ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। तीसरे पॉइंट में क्या कहा गया कि है ना, मान लो कोई भी देश है वो नेशनल लेवल पर कोई ऐसा कानून बनाए जो कि जो आपदाएं आती हैं उनमें लोगों को हेल्प कर सके और जो लोग हैं वो समर्थ हो सकें ताकि वो आपदा है उनका सामना किया जा सके। और कुछ स्वैच्छिक संगठन जो हों या फिर जो स्थानीय समुदाय हों वो ऐसे गठित किए जाएं जो आपदाओं में बचाव के लिए हर समय तैयार रहें। नेक्स्ट है उप क्षेत्रीय, क्षेत्रीय या फिर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के द्वारा उन कार्यों को मजबूती दी जाए, बढ़ावा दिया जाए जिनसे जो प्राकृतिक आपदाएं हैं या फिर जो मानव निर्मित जो भी आपदाएं हैं उनको रोका जा सके। इनमें विशेष बल जिस पर दिया गया वो फर्स्ट था मानव तथा संस्थागत क्षमता निर्माण तथा सशक्तिकरण, यानी कि मनुष्य खुद इतना जो सक्षम हो कि वो खुद भी उस आपदा से निपटने के लिए कुछ कार्य कर सके, ऐसी संस्थाएं बनाई जाएं। दूसरा है तकनीकों में भागीदारी, यानी कि सूचना का एक तरण प्रकीर्णन तथा उपयोग। जैसे मान लो जो भी यंत्र हैं वो इस तरह से, सूचना देने वाले यंत्र हैं, इस तरह से उनमें सशक्तिकरण किया जाए कि मान लो कोई भी आपदा आ रही है उसको थोड़े टाइम के अंदर लोगों को, ज़्यादा लोगों तक संदेश पहुंचाया जा सके। और इस प्रकार से क्या होगा, जो आपदा होगी उसमें जो आपदा आ रही है जिस पर्टिकुलर प्लेस पर, वहाँ पे जो अधिक से अधिक लोग हैं वो जाके हेल्प के लिए तैयार हो सके वहाँ पे पहले से ही। नेक्स्ट है संसाधनों का संग्रहण करना, मतलब जो भी आपदा में यूज होने वाले जो भी संसाधन हैं उन सब का हम संग्रहण कर सके ताकि जो जिस टाइम पे आपदा आए उस टाइम पे हमें उनकी आपूर्ति हो सके। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हमने जितनी भी आपदाएं पढ़ी है ना अब एक एक करके उनको देखते हैं। सबसे पहले है भूकंप। भूकंप जो है वो क्या है, पृथ्वी के जो नीचे जो ऊपरी सतह होती है, पृथ्वी की जो भूपर पट्टी होती है उसके नीचे जो सतह होती है ना उस सतह पर आते हैं। और ये किसके कारण से आते हैं, ये विवर्तनिक गतिविधियों से जो ऊर्जा निकलती है उसके कारण से आते हैं। और
मतलब एक अकेला यही कारण नहीं है भूकंप का, और भी कारण है। और कौन से कारण हैं? देखो, या ज्वालामुखी विस्फोट हो जाए, या फिर जो बड़ी बड़ी जो चट्टानें हैं वो टूट कर और ऊपर से लुढ़क कर नीचे आ जाएं, तो नीचे वाले स्थान पर वहाँ पे भी भूकंप की तरह हमें झटके महसूस होते हैं। ऐसे ही है, जमीन अगर धस जाए या फिर क्या हो, खदान वगैरह खोद रहे हैं ना वहाँ पे हम, और वहाँ पे अचानक से जो खदान है वो इतनी नीचे गहराई तक खोद दी जाए कि जो ऊपर वाला पार्ट है वो नीचे आके अचानक से गिर जाए, तो भी तो ऐसा लगेगा जैसे भूकंप आ गया। फिर है बांध या जलाशयों के बैठने से। बांध बनाते हैं फ्रेंड्स, या फिर हम जलाशय बनाते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है बांधों में, तो उसके आसपास का जो क्षेत्र होता है ना वहाँ पे भी भूकंप आते हैं। लेकिन इनमें सबसे जो विध्वंसकारी होते हैं, जो सबसे ज़्यादा डेंजरस भूकंप आते हैं, वो कौन से आते हैं? जो विवर्तनिक गतिविधियों के द्वारा आते हैं ना, ये भूकंप होते हैं सबसे ज़्यादा हानिकारक। ठीक है, क्या है? एक प्रकार के तो भूकंप आते हैं विवर्तनिक गतिविधियों के द्वारा, जो पृथ्वी के जो सतह होती है उसमें नीचे से एकदम से जो प्लेट्स होती हैं वो आपस में टकराते हैं और तब भूकंप आते हैं। और दूसरा होता है जैसे ज्वालामुखी फटने से भूकंप आ गया, चट्टानों के गिरने से आ गया, जमीन के धंसने से आ गया, और जो बांध और जो जलाशय हैं वो बैठ जाएं तो आ गया। लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा जो विध्वंसकारी होंगे वो कौन से होंगे? वो सिर्फ और सिर्फ विवर्तनिक जो गतिविधियों से भूकंप आए हैं वो होंगे। मान लो जो जान माल की हानि हो रही है ना वो तो इन दूसरे भूकंप से भी होती है, लेकिन जो ये विवर्तनिक जो गतिविधियों वाले भूकंप होते हैं सबसे अधिक हानिकारक होते हैं। देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है। देखो, इंडियन प्लेट जो है वो प्रतिवर्ष उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा में 1 सेंटीमीटर खिसक रही है, लेकिन जो उत्तर में जो यूरेशियन प्लेट है वो इसके लिए अवरोध पैदा कर रही है। परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है? दोनों जो प्लेटें हैं ना ये आपस में इनके जो किनारे हैं वो लॉक हो गए। लॉक हो जाते हैं तो फिर क्या होता है? कई स्थानों की जो ऊर्जा है वो इकट्ठी होती रहती है, और फिर अचानक से तनाव लगेगा और ये क्या होगा? ये इनका लॉक जो है वो टूट जाएगा, और फिर जो ऊर्जा है वो रिलीज होगी। फिर कहाँ पे आते हैं भूकंप? इनकी वजह से जो हिमालय है उसका जो चाप के साथ साथ है तब वहाँ पे भूकंप आते हैं। कश्मीर में आते हैं, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल का जो दार्जिलिंग उपमंडल है और जो उत्तर पूर्व के 7 राज्य हैं यहाँ पे आते हैं। इनकी वजह से जो भूकंप आते हैं वो क्या होता है? इंडियन प्लेट है वो प्रतिवर्ष उत्तर की ओर और उत्तर पूर्व की दिशा में 1 सेंटीमीटर खिसक रही है, लेकिन जो उत्तर में यूरेशियन प्लेट है ना वो इसके लिए क्या कर रही है? अवरोध पैदा कर रही है। अवरोध पैदा करेगी तो दोनों प्लेट्स हैं जो उनके किनारे जो हैं वो आपस में लॉक हो जाएंगे। फिर इनमें तनाव बढ़ेगा, तनाव बढ़ने पर जो लॉक है वो टूटेगा और एकदम से जो ऊर्जा है वो रिलीज होगी और फिर भूकंप आएगा। इनकी वजह से जो भूकंप आता है वो यहाँ आता है। जो हिमालय है इसका जो चाप वाला स्थान है वो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और दार्जिलिंग उपमंडल और उत्तर पूर्व के 7 राज्यों में, तो यहाँ आता है इनकी वजह से भूकंप। और कौन से एरियाज हैं जहाँ पे भूकंप आता है? ये देखिए, मध्य पश्चिमी क्षेत्र, विशेषकर तो गुजरात में देखो 1819 में आया, 1956 में आया और 2001 में आया। ये वो भूकंप है जो बहुत ज़्यादा नुकसान करके गए थे। फिर महाराष्ट्र में आया था 1967 में और 1993 में। ये प्रचंड भूकंप आए थे यहाँ पे। आगे देखिए, अलग अलग जगह पे जो देश में जो भूकंप आए उनके लिए क्या किया गया? देखो, राष्ट्रीय भूभौतिकी प्रयोगशाला, भारतीय भूगर्भिक सर्वेक्षण, मौसम विभाग जो मौसम विज्ञान विभाग था वो, और भारत सरकार और इसके साथ कुछ समय पूर्व बने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, इन सभी संस्थाओं ने मिलकर क्या किया? 1200 जो भूकंप आए थे, जो सबसे तीव्र गति से जो भूकंप आए थे, जहाँ पे सबसे अधिक नुकसान हुआ था, उन 1200 जगहों को देखा गया, उन भूकंपों के बारे में विश्लेषण किया गया और फिर जो अलग अलग क्षेत्र हैं उनको 5 जोन्स में बांट दिया गया भूकंप क्षेत्रों के आधार पर। कौन से 5 जोन्स में बांटा वो देखिए। सबसे पहला है अति अधिक क्षति जोखिम वाला, यानी कि सबसे अधिक जो आते हैं वहाँ पे। फिर इनसे थोड़ा कम है वो है अधिक क्षति जोखिम वाले क्षेत्र। तीसरा है मध्यम क्षति जोखिम वाले क्षेत्र। फोर्थ है निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र और फिफ्थ है अति निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र। जो ये पहले 2 है ना, अति अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र और अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र, ये दोनों के दोनों ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे सबसे भयंकर भूकंप आता है। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है जो ये 2 क्षेत्र हैं इनमें। तो कौन से क्षेत्र हैं? देखो, भूकंप सुवेद्य क्षेत्र मुख्यतः उत्तर पूर्वी प्रांत दरभंगा से उत्तर में स्थित क्षेत्र
अरेरिया बिहार में जो कि नेपाल की सीमा है जो उसके साथ साथ लगता है। उत्तराखंड में, पश्चिमी हिमाचल प्रदेश में जो धर्मशाला के चारों ओर का जो क्षेत्र है, कश्मीर घाटी में और गुजरात का जो कच्छ का रण है वहाँ पे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा तीव्र गति से तीव्रता वाले जो भूकंप हैं वो आते हैं। और क्या है, ये तो अति अधिक क्षति वाले जो जोखिम क्षेत्र थे वो बताए हैं मैंने, जो कि उत्तर पूर्वी भाग थे, जो ये बिहार का जो क्षेत्र बताया, जो नेपाल की सीमा के साथ साथ उत्तराखंड का बताया, पश्चिमी हिमालय का बताया, जो ये धर्मशाला के चारों ओर का क्षेत्र, कश्मीर घाटी बताई और कच्छ का रण बताई। ये तो हैं अति अधिक क्षति जोखिम वाले क्षेत्र, यानी कि सबसे अधिक यहाँ पे आते हैं भूकंप। दूसरे नंबर पे है कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और जो बचे हुए भाग है ना कश्मीर के और हिमाचल प्रदेश के, वो उत्तरी पंजाब और हरियाणा का पूर्वी भाग, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तर बिहार, ये वाले जो क्षेत्र हैं यहाँ पे अधिक क्षति जोखिम वाले क्षेत्र हैं, यानी कि जो पहले वाले हमने पढ़े हैं उनसे थोड़ा कम तीव्रता का आता है यहाँ पे। लेकिन ये दोनों के दोनों जो ये वाले जो पॉइंट पड़े हैं यहाँ पे सबसे अधिक पूरे देश में सर्वाधिक जो भूकंप का जो जोन है ना वो यही है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे देखिए, भूकंप के सामाजिक पर्यावरणीय जो परिणाम है। जब भूकंप आएगा तो क्या करेगा, हम सब जानते हैं। अगर भूकंप आता है तो क्या करता है, वो सर्वनाशी करके जाता है। वो क्या करेगा, बस्तियों को उजाड़ देगा, बस्तियां की बस्तियां उजड़ जाती हैं, परिवहन संचार व्यवस्था है वो ठप हो जाती है, उद्योग धंधे हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं, और जो विकासशील जो भी क्रियाएं हैं ना, जो भी लोग अपने अपने कार्यों में लगे होते थे, वो सारी की सारी ठप हो जाती हैं, ध्वस्त हो जाती हैं। ठीक है, और जो सामाजिक और जो सांस्कृतिक जो विरासत है उसको भी नष्ट कर देंगे। कैसे, सामाजिक सांस्कृतिक विरासत कैसे, मतलब कुछ भी बिल्डिंग्स बनाई गई थी या फिर जो भी नेचुरल जो वेजिटेशन किया गया था, कुछ भी है, और लोग हैं वो आपस में बिल्डिंग की बिल्डिंग गिर रही हैं, लोग मर रहे हैं, तो क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक सारी की सारी तो चीज़ें नष्ट हो रही हैं ना, लोग बेघर हो जाते हैं, और जो विकासशील और जो कमज़ोर ये अर्थव्यवस्था होती है ना वो तो लगभग नष्ट ही हो जाती है। ये मैप है फ्रेंड्स, इस मैप को एक बार देख लेना, इसमें अच्छे से मेंशन किया गया है कि कहाँ पे तो अति अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र हैं, कहाँ पे अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र हैं, कहाँ पे मध्यम है, कहाँ पे निम्न है, और कहाँ पे अति निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र है। तो ये आप एक बार देख लेना। आगे देखते हैं, ये देखिए भूकंप के प्रभाव। भूकंप के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, देखो भूतल पर क्या प्रभाव पड़ता है, मानवीय ढांचों पर क्या, मानव के द्वारा बनाए गए जो ढांचे हैं यानी कि जो बिल्डिंग्स वगैरह उन पर क्या पड़ता है, पानी पर क्या पड़ता है, देखो क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। जो भूतल है उसमें दरारें आ जाती हैं, हमारी पृथ्वी में दरारें आ जाएंगी, जो बस्तियां की बस्तियां उजड़ जाएंगी, भूस्खलन हो जाएगा, भूमि पर दबाव पड़ेगा। ये सारा का सारा किससे हो रहा है, भूमि पर जो भूकंप आए थे उससे हो रहा है। फिर जो मनुष्य ने जो भी चीज़ें बनाई थी, जो बिल्डिंग्स बनाई थी, वहाँ पे दरारें पड़ जाएंगी, टूट फूट जाएंगी, उनका क्या हो जाएगा, ये उल्टी हो जाएंगी। मतलब ये सारे के सारे काम क्या कहाँ पे हो रहा है, मानव निर्मित जो भी चीज़ें वो ध्वस्त हो जाती हैं। ठीक है, आगे है जल पर। जल पर क्या होता है, जो लहरें हैं जल में, समुद्र में जब जो है भूकंप आ रहा है तो जो लहरें हैं वो ऊंची ऊंची उठेंगी, यानी कि सुनामी आ जाएगी, और जो उनकी गतिशीलता है वो बढ़ जाएगी। ये सारे के सारे किसके कारण हो रहे हैं, ये भूकंप के कारण हो रहे हैं। मान लो भूमि पर दरार आ गया, बस्तियां जो हैं वो उजड़ गई, या फिर जो भी हमने ये बिल्डिंग्स वगैरह बनाई थी वो गिर गई हैं, और जो लहरें हैं वो तेज़ गति हो गई उनकी, और ऊंची ऊंची लहरें जा रही हैं, सुनामी आ गई। ये सारे के सारे प्रभाव हैं भूकंप के। आगे देखिए, भूकंप न्यूनीकरण। भूकंप न्यूनीकरण का क्या मतलब है, ये देखो आप, नाम से ही पता चल रहा है भूकंप न्यूनीकरण। न्यूनीकरण मतलब कम करना। मान लो जो भी क्षेत्र है जहाँ पे भी भूकंप आ रहे हैं वहाँ पे लोग जो है वो संकट का सामना कर रहे हैं, आपदाओं का सामना कर रहे हैं, तो उनको कुछ ना कुछ ऐसा बताया जाए जिसकी वजह से जो आपदाएं हैं वो कम हो जाएं, जो संकट आ रहा है भूकंप की वजह से वो कम हो जाए। तो वो कौन से तरीके ऐसे हैं जिससे भूकंप को कम किया जा सकता है, भूकंप का न्यूनीकरण किया जा सकता है। तो देखो, फर्स्ट है कि भूकंप नियंत्रण केंद्रों की स्थापना की जाए। कैसे की जाए, जो भूकंप आते हैं, जो संभावित क्षेत्र हैं, उनको जो ये संस्थान होंगे, जो भूकंप नियंत्रण केंद्र होंगे ना, वो जीपीएस के थ्रू,
जोग्राफिकल पोजीशनिंग सिस्टम, यानी कि जीपीएस के थ्रू वो क्या बताएंगे कि भाई ये वाला एरिया है, यहाँ पे प्लेट्स में हलचल हो रही है, हलचल की वजह से अब भूकंप आ सकते हैं। तो वो बताते हैं ये जो केंद्र होंगे ये स्थापित किए जाएंगे तो लोगों को पूर्व जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो फिर वो उस स्थान को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे, अपना कुछ ना कुछ तो बंदोबस्त वो करेंगे। नेक्स्ट है, दूसरा है देश में भूकंप संभावित जो भी क्षेत्र हैं उनका सुभेद्यता जो मैप है वो तैयार किया जाए और अधिक जो संभावित जो जोखिम की सूचना है वो लोगों को दी जाए, ताकि लोग जो हैं वो उन पर जो ये भूकंप आएगा, जो आपदा आएगी, उसका कम प्रभाव किया जा सकता है। जो ये शिक्षा हम जो देंगे ना उसके थ्रू क्या करेंगे, जो भी ऐसा पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे अधिक से अधिक भूकंप आते हैं और आने की संभावना भी है, तो हम ये नॉलेज लोगों को दे देंगे तो ज़्यादातर लोग तो वहाँ से वो एरिया छोड़ देंगे, और कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी वजह से फिर उनको नुकसान हो सकता है तो वो वहाँ नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में घरों के प्रकार और भवन कुछ इस तरह से डिजाइन किए जाएं कि जो भूकंप आता है ना तो फिर वो क्या है, वो घर ढहे नहीं, गिरे नहीं। जो ऊंची ऊंची जो इमारतें बनती हैं, जो बड़े औद्योगिक संस्थान बनाए जाते हैं, तो शहरीकरण बढ़ रहा है, वहाँ पे क्या है, लोग बहुत सारी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे ऊंची बिल्डिंग बना रहे हैं, करोड़ों रुपए लगा रहे हैं लोग, फिर वहाँ पे आ जाए भूकंप तो वो अचानक से गिर जाए तो ये देखो कितना आर्थिक नुकसान हो गया है। तो कुछ ऐसे डिजाइन्स बनाए जाएं, कुछ ऐसा मॉडल तैयार किया जाए कि भाई कितना ही भी कंपन हो जाए लेकिन वो बिल्डिंग्स गिरे ना। मिनिमम ये तो देखा जाए कि जो मध्यम जो तीव्रता वाले भूकंप आते हैं उनमें तो कोई नुकसान ना हो। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अंततः भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भूकंप प्रतिरोधी इमारतें बनाना। हाँ, ये हमने कर ही लिया। प्रतिरोधी में क्या हो, हल्के निर्माण की जो सामग्री है वो हल्की यूज की जाए। हल्की का मतलब ये नहीं कि ये खराब क्वालिटी की, हल्की मतलब मान लो वो गिरे तो लोग जो वहाँ पे हैं अगर वो उसमें फंस गए घर में तो वो उनकी जान न जा पाए, ऐसा माल वहाँ पे यूज किया जाए। सुनामी में हम क्या पढ़ते हैं फ्रेंड्स, सुनामी क्या होती है, देखो मान लो कोई भी ओशियन है, ओशियन के अंदर भूकंप आ जाए तो जो भी लहरें हैं वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक जाती हैं, वही क्या कहलाती है, वही कहलाती है सुनामी। और इसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये याद रखना, जो सुनामी है ना वो क्या है, जो गहरा सागर होता है ना, जो मध्य वाला भाग होता है वहाँ पे कम प्रभावशाली होती है जो सुनामी होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गहराई होती है और लंबी लंबी लहरें चलती हैं। यहाँ पे है ना बहुत लंबे समय में जो है लहर बहुत ऊंची उठ पाती है, लेकिन जो एरिया यहाँ पे किनारों पे होता है वो इन लहरों के द्वारा, सुनामी के द्वारा बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। क्योंकि जो भी ऊर्जा होती है सुनामी में, जो भी वो मान लो ये भूकंप आया था तो ये इस तरह से जाएगा ना, किनारों की साइड जाएगा, तो जो किनारे होंगे यहाँ पे जो ऊर्जा है वो अधिक निर्मुक्त हो जाएगी, किनारों पर अधिक ऊर्जा निर्मुक्त होगी तो जो लहरें हैं वो भी किनारों पर ही अधिक ऊंची उठेंगी। और जो किनारों पर जो क्या है, तटीय क्षेत्रों में जो भी लोग रह रहे हैं या फिर कोई भी मान लो ऐसा स्थान है जहाँ पे अधिक सामान वगैरह है उसका नुकसान करेंगी सुनामी किनारों पर ही। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखिए जो 26 दिसंबर 2004 को जो सुनामी आई थी ना, वो उसने क्या किया था कि 3 लाख से भी अधिक लोग थे, उनको जान से हाथ धोना पड़ा था। यानी कि 26 दिसंबर 2004 को जो सुनामी आई थी उसके कारण 3 लाख लोगों की जान चली गई थी। और सुनामी आपदा के बाद भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी तंत्र में शामिल होने का फैसला किया था। क्या है, 26 दिसंबर को 2004 में सुनामी आई थी हमारे यहाँ और 3 लाख से अधिक लोगों की जान चली गई थी, और इसी के बाद ही भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जो सुनामी चेतावनी तंत्र है उसमें शामिल होने का फैसला लिया था। बस इतना ही ये इसमें याद कर लेना। और ये देख लेना आप कहाँ कहाँ आती है ये सुनामी। देखो आमतौर पर प्रशांत महासागर के तटों पर, अलास्का, जापान, फिलीपाइंस और दक्षिण पूर्वी एशिया का जो दूसरा द्वीप इंडोनेशिया, मलेशिया, हिंद महासागर, म्यांमार, श्रीलंका, भारत के तटीय भाग, यहाँ पे अधिकतर जो सुनामी है वो आती है फ्रेंड्स। ठीक है, बस क्या पढ़ा हमने कि जो सुनामी है ना वो ऊंची ऊंची लहरें हैं जो समुद्रों में भूकंप आते हैं उसकी वजह से आती हैं। गहरे सागरों में सुनामी कम प्रभावित होती हैं, लेकिन ये जो अधिक विध्वंसकारी होती हैं वो तटीय क्षेत्रों पे होती हैं, और तटीय जो भी एरिया होता है वहाँ पे जान माल का अधिक नुकसान करती हैं। और 26 दिसंबर 2004 को जो सुनामी आई थी हमारे यहाँ, उसमें 3 लाख लोगों की मौत हो गई थी, और उसी के बाद हमारे देश ने अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी तंत्र था उसमें शामिल होने का फैसला किया था। मुख्यतः सुनामी क्षेत्र हैं वो हैं प्रशांत महासागर का तटीय
भाग अलास्का, जापान, फिलीपाइन, दक्षिण पूर्वी एशिया और जो द्वीप समूह है वो इंडोनेशिया, मलेशिया और म्यांमार, श्रीलंका और भारत का तटीय भाग, यहाँ पे आती हैं अधिकतर सुनामी फ्रेंड्स। आगे देखिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं वो क्या हैं, देखो कम दबाव वाले उग्र मौसम तंत्र हैं ये। क्या है, कम दबाव वाले। चक्रवात कब आता है, जब केंद्र में जो ये जब चक्रवात जो आता है वो कम दबाव होता है उसी टाइम पे आता है। तो उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात होंगे वो क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं कम दबाव वाले उग्र मौसम तंत्र, जो कि 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं। कहाँ आते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात, 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच आते हैं ये चक्रवात। और इनका जो क्षेत्र है, कितना क्षेत्र है जिसमें उष्णकटिबंधीय चक्रवात आता है, वो है 500 से 1000 किलोमीटर तक। कितना है, 500 से 1000 किलोमीटर तक 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात है ये आता है। 12 से 14 किलोमीटर तक की इसकी जो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई होती है वो होती है फ्रेंड्स। और जो ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है इसको एक ऊष्मा इंजन की तरह बताया गया है कि जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है वो एक ऊष्मा इंजन की तरह होता है। जो समुद्र सतह से प्राप्त जो जलवाष्प है ना, उनकी संघनन प्रक्रिया होती है, उसके द्वारा छोड़ी गई जो गुप्त ऊष्मा है उससे ये एनर्जी लेते हैं। कहाँ से लेते हैं, जो समुद्र सतह से प्राप्त जलवाष्प की जो संघनन प्रक्रिया से छोड़ी गई गुप्त ऊष्मा है ना, उससे इनको ऊर्जा मिलती है। और अलग अलग वैज्ञानिकों के अलग अलग मतभेद भी हैं इन चक्रवातों के बारे में। क्या है वो पढ़िए, देखो लगातार और पर्याप्त मात्रा में उष्ण और आर्द्र वायु की सतत उपलब्धता, जिससे बहुत बड़ी मात्रा में गुप्त ऊष्मा निर्मुक्त होती है। दूसरा है तीव्र कोरियालिस बल, जो केंद्र में निम्न वायुदाब को भरने न दे, यानी कि जो भूमध्य रेखा के आसपास 0 डिग्री से 5 डिग्री तक जो कोरियालिस बल है वो कम होता है, उसके परिणाम स्वरूप ये चक्रवात यहाँ पे उत्पन्न नहीं होते हैं। तीसरा है क्षोभ मंडल में अस्थिरता, जिससे स्थानीय स्तर पर निम्न वायुदाब क्षेत्र बन जाते हैं और इन्हीं के चारों ओर क्या है, चक्रवात विकसित होते हैं। तीसरा है मजबूत ऊर्ध्वाधर वायु फौन की अनुपस्थिति, जो नम और गुप्त ऊष्मा युक्त वायु के ऊर्ध्वाधर बहाव को अवरुद्ध करे। ये सारी की सारी जो परिस्थितियां हैं जो कि चक्रवात के लिए आवश्यक परिस्थितियां बताई गई हैं। ठीक है, आगे देखिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात की संरचना। उष्णकटिबंधीय चक्रवात है वो कैसे बनता है कि जो ये चक्रवात होता है ना, इसमें वायुदाब प्रवणता बहुत अधिक पाई जाती है। क्या पाई जाती है, वायुदाब प्रवणता बहुत अधिक पाई जाती है। और जो चक्रवात का जो केंद्र है वो गर्म वायु का, और जो निम्न वायुदाब और मेघ रहित क्रोड होता है वो होता है। और इसे तूफान की आंख भी कहा जाता है। क्या है, जो चक्रवात आते हैं ना, इसका जो केंद्र होता है इसको क्या कहा जाता है, आई ऑफ द साइक्लोन। क्या कहते हैं, चक्रवात की आंख कहा जाता है इसको। आगे देखिए और क्या होता है, चक्रवात में जो समदाब रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे के नज़दीक होती हैं, जो क्या दर्शाती हैं कि जो उच्च वायुदाब प्रवणता है वो ये दर्शाती हैं। जो पास पास होती है ना ये समदाब रेखाएं ये, और जो वायुदाब प्रवणता है वो 14 से लेके और 17 मिलीबार प्रति 1000 किलोमीटर के आसपास होता है। और कई बार तो 60 मिलीबार से 100 मिलीबार 60 मिलीबार प्रति किलोमीटर तक भी ये दर्शाया जाता है। ठीक है, और केंद्र से पवन पट्टी का जो विस्तार है वो 10 से 150 किलोमीटर तक हो सकता है जब चक्रवात आते हैं तब। आगे देखिए भारत में चक्रवातों का क्षेत्रीय और समय अनुसार वितरण। भारत में कहाँ कहाँ आते हैं और कौन से समय पे आते हैं। देखो भारत की आकृति प्रायद्वीपीय ये हम सब जानते हैं, और इसके पूर्व में जो बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में अरब सागर है। तो यहाँ पे आने वाले जो चक्रवात होंगे वो इन्हीं क्षेत्रों पे आएंगे ना, या तो बंगाल की खाड़ी में बनेंगे या फिर जो अरब सागर है वहाँ पे बनेंगे। तो क्या होता है, मानसून जब आता है उसके दौरान जो चक्रवात है वो 10 से 15 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच बनने शुरू हो जाते हैं। और बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात है वो ज़्यादातर आते हैं अक्टूबर नवंबर में। कब आते हैं बंगाल की खाड़ी में, अक्टूबर नवंबर में। और ये चक्रवात 16 से 21 उत्तरी और 92 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है उससे पश्चिम में पैदा होते हैं। कहाँ कहाँ, 16 से 21 डिग्री तो उत्तरी अक्षांशों में, और 92 डिग्री जो है पूर्वी देशांतर से पश्चिम के बीच में जो ये चक्रवात हैं ये पैदा होते हैं। लेकिन जुलाई में ये जो चक्रवात है ये सुंदरवन के डेल्टा के करीब 18 डिग्री उत्तर से लेके और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर से पश्चिम में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में कैसे आएगा, क्वेश्चन में या तो ये आएगा
कि जो अरब सागर के पूछ लेंगे और बंगाल की खाड़ी के अलग अलग पूछ लेंगे, कब कब आते हैं और कितने से कितने डिग्री पर आते हैं। या फिर ये पूछ लेंगे कि जैसे देखो ये अक्टूबर नवंबर में चक्रवात आता है भारत में, बंगाल की खाड़ी में आता है या इसमें अरब सागर में आता है, इस तरह से पूछ लेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, आगे देखिए उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के परिणाम। उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात हैं उनके कौन से परिणाम होते हैं वो देखते हैं। तो देखिए हमने पढ़ा है ना कि जो उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात आते हैं उसको ऊर्जा कहाँ से मिलती है, जो संघनन के बाद, जो ये इस समुद्र के ऊपर जो संघनन के बाद क्या होता है, जब भी जो गुप्त ऊष्मा होती है उससे जो चक्रवात है वो अपनी एनर्जी लेते हैं। तो क्या होगा, जब समुद्र से दूरी बढ़ेगी ना तो चक्रवात जो है उसकी एनर्जी भी कम होती जाएगी, कम होगी ना जो चक्रवात जो है वो कमजोर हो जाएगा समुद्र से दूर जाते वक्त। ठीक है, फिर भारत में जो चक्रवात है वो बंगाल की खाड़ी और अरब से दूर जाएंगे तो वो क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है चक्रवात। और जो तटीय क्षेत्र है ना वहाँ पे जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है वो प्रति घंटा 180 किलोमीटर की गति से टकराते हैं। कैसे, 180 किलोमीटर की गति से आते हैं। और इससे तूफानी जो क्षेत्र है वो समुद्र तल से असाधारण रूप से ऊपर उठता है और इसे क्या कहते हैं, तूफान महोर्मी। क्या कहते हैं, स्ट्रोम शर्ग बोलते हैं इसको, तूफान महोर्मी बोलते हैं। किसको बोलते हैं, जब जो तटीय क्षेत्रों में जो चक्रवात है वो लगभग 180 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आते हैं और ये कहलाते हैं, जो समुद्री जो क्षेत्र है ना वहाँ पे जो समुद्र तल है वो जब असाधारण रूप से ऊपर की ओर जो लहरें उठेंगी वही कहलाएंगी तूफान महोर्मी। तो ये वाली लाइन थी ना, ये तूफान महोर्मी वाली, ये भी एग्जाम में दे सकते हैं। आगे देखिए ये बॉक्स है, इसको पढ़ते हैं। समुद्र तल में महोर्मी वायु समुद्र और जमीन की अंतःक्रिया से उत्पन्न होती है। जो समुद्र के तल पर जो ऊंची ऊंची जो लहरें उठती हैं वो किसके कारण, हवा समुद्र और जमीन का जो इंटरेक्शन होता है ना उससे उत्पन्न होती हैं। तूफान में अत्यधिक वायुदाब प्रवणता और अत्यधिक तेज सतही पवने उफान को उठाते वाले जो ये बल होते हैं वो होते हैं। इससे समुद्र तटीय क्षेत्रों में घुस जाता है और वायु की गति जो है वो तेज होती है और भारी वर्षा हो जाती है। क्या होता है, जब ये ऊंची ऊंची लहरें आती हैं तो क्या होगा, जो अत्यधिक जो वायुदाब प्रवणता है वो अधिक हो जाएगी और सतह पर जो पवने हैं वो उफान पर होंगी, मतलब तेज पवने होंगी। समुद्र का पानी है वो अधिक ऊंचाई पर उठ के जाएगा और जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पर जो समुद्र जल है वो अधिक ऊंचाई पर उठेगा तो आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ पे वो पानी चला जाएगा और वायु की जो गति है वो और तेज हो जाएगी और बारिश आएगी। तो ये था महोर्मी की विशेषताएं। आगे देखते हैं, जो ये महोर्मी वगैरह आती है ना समुद्र तटों पर तो क्या होता है, जो तटीय बस्तियां हैं, खेत हैं, पानी में ये डूब जाते हैं। कई प्रकार की जो फसलें हैं वो भी इसी प्रकार से खराब हो जाती हैं और जो तटों के आसपास जो बिल्डिंग वगैरह बनी होती है उनका भी विनाश हो जाता है। आगे देखते हैं बाढ़। देखिए बाढ़ कैसे आती है, देखो या तो गर्मी अधिक बढ़ जाए, जैसे जो ग्लेशियर्स हैं वो अधिक मेल्ट हो जाए, दूसरा है अधिक रेनफॉल हो जाए, अधिक रेनफॉल हो जाए या फिर ग्लेशियर्स पिघल जाए या फिर जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पे तूफानी महोर्मी आ जाए या फिर और क्या हो सकता है, जमीन की अंतस्पंदन की जो दर है उसमें कमी आ जाने से भी और अधिक जो मृदा है उसका अपरदन वगैरह होता है और जो नदियाँ वगैरह हैं वो जो है उनमें अधिक पानी आ जाता है। ये सारे के सारे जो कारण है ना ये बाढ़ के कारण है। क्या है, अगर मान लो जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पे तूफानी महोर्मी आ जाए या फिर जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल जाए अधिक गर्मी की वजह से और उसकी वजह से नदियों में अधिक पानी आ जाए, तेज बारिश हो जाए जिसकी वजह से नदियाँ जो हैं वो उनमें ओवरफ्लो होगा और बाढ़ आएगी। तो ये जो सारे के सारे कारण हैं बाढ़ के, और जो बाढ़ है ना वो क्या करती है, अधिक से अधिक जान माल का नुकसान करती है फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए जो विश्व में तो जो बाढ़ के क्षेत्र हैं वो हैं दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के देश, जैसे चीन में भी आती है, भारत में भी आती है, बांग्लादेश में भी आती है। ये जो हैं पूरे विश्व में यहाँ पे ज़्यादातर बाढ़ें आती हैं। लेकिन जो बाढ़ है उसका आने का मेन रीज़न है वो क्या है, देखो कुछ तो मानवीय क्रियाकलाप हैं, जैसे जो लोग हैं वो अधिक से अधिक पेड़ों का कटाव कर रहे हैं, जैसे वनों को साफ करके स्थानांतरित कृषि कर रहे हैं, इसकी वजह से भी बाढ़ आती है। आगे है अवैज्ञानिक जो कृषि पद्धतियां अपनाते हैं उनसे भी आती है। प्राकृतिक जो अपवाहन तंत्र है उनका अवरुद्ध हो जाना,
मानी यानी कि जो भी नेचुरल जो पहले से जो नदियाँ वगैरह थी और वो अवरुद्ध हो जाए, या लोग जो उनको मोड़ कर जो नहरें वगैरह निकाल रहे हैं आजकल जो गवर्नमेंट, उसकी वजह से भी क्या हो रहा है, वो प्राकृतिक जो अपवाह तंत्र है वो अवरुद्ध हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है, बाढ़ आ रही है। और जो बाढ़ग्रस्त मैदान है वहाँ पे जो लोग बस जाते हैं, यानी कि क्या है, जो नदियाँ वगैरह हैं उनके आसपास के क्षेत्रों में जाके लोग अपने घर बना लें, तो नदियाँ तो भाई कभी ना कभी अधिक पानी लेवल बढ़ेगा तो बाढ़ तो आएगी, तो वहाँ पे उन्हें नहीं बसना चाहिए। तो ये सारे के सारे कारण हैं जिसकी वजह से लोगों को बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है। अब भारत में कहाँ कहाँ पे बाढ़ आती है वो देखिए। भारत में बाढ़ आती है राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, यहाँ ये वाले जो क्षेत्र है ना, यहाँ पे आती है आकस्मिक बाढ़, यानी कि जो बारिश का जो टाइम होता है उस टाइम पे सबसे अधिक आती है यहाँ पे। जो उत्तर भारत की नदियाँ हैं ना वो ओवरफ्लो हो जाती हैं, और मैक्सिमम जो सबसे अधिक बाढ़ आती है वो पंजाब में, हरियाणा में आती है, और गुजरात में, और फिर राजस्थान में जो हरियाणा के और पंजाब के लगता एरिया है वहाँ पे आती है। फिर है हमारे देश में कितनी जो भूमि है वो बाढ़ के लिए घोषित कर दी गई है कि ये भाई ये बाढ़ प्रभावित एरिया है। तो 4 करोड़ हेक्टेयर भूमि है ना हमारे देश की, ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दी गई है। कितनी? 4 करोड़। और क्या है, तमिलनाडु में बाढ़ आती है नवंबर से जनवरी के महीने में। कब आती है? जब जो मानसून लौटता है उस टाइम पे आती है तमिलनाडु में बाढ़, ठीक है। और जब हमारे यहाँ उत्तर भारत में जब ये मानसून आता है तो आती है पंजाब, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान के एरिया में, ठीक है। आगे देखते हैं। मान लो बाढ़ आ रही है तो उसका परिणाम भी होता होगा, और उसको कैसे नियंत्रित किया जाए ये भी हम पढ़ेंगे। तो बाढ़ आ रही है उसका क्या क्या परिणाम हो रहा है, देखो। असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, पूर्वी मैदान है जो उत्तरी मैदान, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात का जो तटीय भाग है, पंजाब, राजस्थान, उत्तर गुजरात, ये वाला जो एरिया है, हरियाणा वगैरह, यहाँ पे आती है बाढ़। तो बार बार यहाँ पे बाढ़ आएगी तो फसलें डूब जाएंगी, तो जो कृषि योग्य भूमि है वो धीरे धीरे अनुपजाऊ भी हो सकती है, ठीक है। और जो हम कृषि कर रहे हैं वो हमें नहीं मिल पाएगी। अगर बार बार बाढ़ आएगी तो हम कैसे फसल उगा लेंगे वहाँ पे। फिर है जो रेल पटरियाँ वगैरह हैं, जो क्या है, ये यातायात के साधन है वो भी खराब हो रहे हैं। जो मानव की जो बस्तियाँ हैं उनको भी नुकसान पहुँच रहा है, और कुछ बीमारियाँ हो रही हैं। तो क्वेश्चन में आएगा बाढ़ से उत्पन्न होने वाली बीमारियों के नाम देगा, एक पर टिक करवाएगा। हैजा, आंत्रशोथ, हेपेटाइटिस, और दूसरी जो दूषित जल से होने वाली जो भी बीमारियां ना, जैसे दूषित जो जल होगा वो हमारी बड़ी आंत में जाएगा, और वहाँ पे क्या करेगा, ये बड़ी आंत को दूषित करेगा, तो फिर वहाँ पे जो रोग होता है वो कौन सा होता है, बड़ी आंत जो उसमें खराब भोजन या खराब पानी जाता है तो वहाँ पे होता है टाइफाइड। क्या होता है? टाइफाइड। तो कितने ये रोग हो गए हमारे यहाँ पे, हमने कितने देखे हैं? हैजा, आंत्रशोथ, हेपेटाइटिस, और जो भी दूषित जो पानी वगैरह होता है उससे जो बीमारियाँ फैलती है ना, जैसे टाइफाइड वगैरह, ये वाला जो है ये मेन रीज़न है बीमारियों का। और ये इतनी सारी जो बीमारियां हैं ये क्वेश्चन में आने वाले क्वेश्चन हैं। जैसे 4 बीमारियों के नाम दे देंगे, एक जो होगी वो पानी जनित नहीं होगी, या फिर 3 पानी जनित होंगी। इस तरह से आपको टिक करना होगा। नेक्स्ट देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना, इस पर मजोली असम में एक नदीय द्वीप है, यहाँ पे हर साल बाढ़ आती है। तो क्वेश्चन बन जाए ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो वहाँ पे कहाँ पे बाढ़ आती है, उसमें मजोली असम में एक नया द्वीप है, नदीय द्वीप, वहाँ पे हर साल बाढ़ आती है। और 1-2 क्वेश्चन है, देखो। बिहार का शोक है वो कौन सी नदी कहलाती है, और पश्चिम बंगाल का शोक है वो कौन सी नदी कहलाती है। ये आप भी छांट लेना कि कौन सी कहलाती है, और आगे क्वेश्चन में भी आ जाएगा। ये आते हैं जो बिहार का शोक है, जो पश्चिम बंगाल का शोक है, ये कौन सी नदियां हैं जिनकी वजह से बाढ़ आती है, ठीक है। ये आपको बताने हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आगे देखिए। इनके नियंत्रण के लिए जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं उन पर जो बाढ़ का जो प्रभाव पड़ रहा है उसको कम कैसे किया जाए, और जो बाढ़ आ रही है उसकी रोकथाम कैसे की जाए, उसके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि तटबंध बनाना। जहाँ पे भी बांध आती है वहाँ पे तटबंध बना दिए जाएं, और जो नदियाँ हैं उन पर बांध बना दिए जाएं। तटबंध कैसे, देखो, मान लो ये समुद्र है, यहाँ पे कुछ एरिया पर जो नदियाँ हैं उसके कुछ एरिया पर तटों पर बांध बना दिए जाएं। मतलब इस तरह से अलग से दीवार या फिर इस तरह से कुछ पुलीन वगैरह इस तरह बना दिया जाए, जिससे जो पानी है वो अधिक जो रिहायशी क्षेत्र है उसमें ना फैल पाए। फिर नदियों पर बांध बनाने से भी जो बाढ़ है उसको रोका जा सकता है। फिर है वनीकरण, यानी कि अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाए जाएं ताकि जो अधिक रेनफॉल वगैरह हो उस टाइम पे जो पौधे हैं वो जड़ों द्वारा पानी को सोख सकें। तो ये सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। और क्या हैं,
जो लोग जो नदियों के आसपास रह रहे हैं, बाढ़ के जो मैदान है वहाँ पे रह रहे हैं, वहाँ पे जनसंख्या का जो जमाव है उसको नियंत्रण में किया जाए, यानी कि वहाँ पे कम से कम लोग रहें। ठीक है, आगे है बाढ़। तो आगे भाई अब सूखा है। तो भाई सूखा जो है उसकी डेफिनेशन क्या है कि ऐसी स्थिति जब लंबे समय तक वहाँ पे बरसात ना हो किसी पर्टिकुलर एरिया में, और वहाँ पे वाष्पीकरण अधिक हो जाए, और जो जलाशय हैं या फिर जो भूमिगत जल है उसका अधिक प्रयोग कर लिया जाए, तो उस टाइम पे जो वो वाला पर्टिकुलर एरिया होता है वहाँ पे पड़ जाता है सूखा, यानी कि पानी की कमी हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे सूखा की एक परिभाषा दी गई है बॉक्स में, वो देखो। सूखा एक जटिल परिघटना है जिसमें कई प्रकार के मौसम विज्ञान संबंधी तथा अन्य तत्व जैसे वृष्टि यानी कि वर्षा, वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, भौम जल, मृदा में नमी, जल भंडार व भरण, कृषि पद्धतियाँ और विशेषतः उगाई गई जो फसलें हैं वो, और सामाजिक आर्थिक जो गतिविधियाँ हैं और पारिस्थितिकी है, ये शामिल किया जाता है। सूखा जो है वो इन सभी चीज़ों के का क्या है, ये मैच मिक्स है कि मान लो बारिश है वो कम हो गई, वाष्पोत्सर्जन जो है वो अधिक हो गया, भूमि का जल है वो अधिक निकाल लिया गया, वो यूज़ हो गया, मृदा में नमी नहीं है, और जो जल भंडारण है वो ख़त्म हो चुका है, जो कृषि की ऐसी पद्धतियाँ यूज़ की गई जिससे जो पानी अधिक चाहिए लेकिन हमें पानी नहीं मिला इसलिए फसल सूख गई। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये एक पारिस्थितिकी में शामिल की गई हैं, जो कि एक जटिल सी क्या बन गई है, एक आपस में इंटरेक्शन हो गया इन चीज़ों का, जिस वजह से सूखा पड़ गया उस एरिया में। ठीक है, फिर से देख लीजिए, ये एक जटिल परिघटना है जिसमें क्या होता है, मौसम विज्ञान संबंधी जो अन्य तत्व हैं जैसे वृष्टि होगी, वाष्पोत्सर्जन हो गया, वाष्पीकरण हो गया, भौम जल हो गया, मृदा में नमी होगी, जल भंडारण में कमी होगी, और कृषि की जो पद्धतियाँ वो खराब पद्धतियाँ यूज़ कर दी, और जो फसलें उगाई हैं वो ऐसी फसलें उगा दी जहाँ पे पानी की कमी है, और ऐसी फसलें उगा दी जिनको अधिक पानी की ज़रूरत होगी, और जो कुछ सामाजिक और जो आर्थिक कारण होते हैं जिनकी वजह से क्या होता है किसी पर्टिकुलर एरिया में सूखा पड़ता है। सूखे के प्रकार हैं फिर मौसम संबंधी सूखा। मौसम संबंधी सूखा कौन सा होता है कि जो ऐसी स्थिति हो जिसमें लंबे समय तक हमें पर्याप्त मात्रा में पानी न मिले वर्षा के रूप में, यानी कि लंबे समय तक किसी एरिया में बारिश ना आ पाए जिसकी वजह से वहाँ पे सूखा पड़ जाए, तो ये है मौसम विज्ञान संबंधी सूखा। दूसरा है कृषि कृषि सूखा। जो कृषि सूखा होता है इसमें क्या होता है, भूमि की जो आर्द्रता होती है ना, इसको और किस नाम से जानते हैं, भूमि आर्द्रता सूखा, यानी कि जो भूमि की आर्द्रता होती है वो कम हो जाती है। इसमें जो हम जिन क्षेत्रों में 30% से भी अधिक कुल बोए गए क्षेत्र में सिंचाई होती है उनको कहते हैं कृषि योग्य सूखा, यानी कि कोई ऐसा पर्टिकुलर क्षेत्र जहाँ पे 30% से भी अधिक जो क्षेत्र है बोया गया उसमें सिंचाई की आवश्यकता होती है, वो कहलाता है कृषि सूखा। तीसरा है जल विज्ञान संबंधी सूखा। जल विज्ञान संबंधी सूखा जो है उसकी स्थिति तब पैदा होती है जब विभिन्न जो जल संग्रहण जलाशय वगैरह हैं, झीलें हैं, और इनका जो स्तर है वो जल आपूर्ति के बाद भी नीचा हो जाए, यानी कि जो कुएं वगैरह हैं, जलाशय वगैरह हैं, झील हैं, वहाँ पे जल आपूर्ति के लिए जो पानी की मात्रा है ना उनका लेवल जो है वो कम हो जाए, तब कहलाता है जल विज्ञान संबंधी सूखा। तीसरा है पारिस्थितिकी सूखा। जो पारिस्थितिकी सूखा है उसमें क्या होता है, जब पारिस्थितिकी तंत्र में जल की कमी के कारण जो सूखा पड़ता है ना वो कहलाता है उत्पादकता की कमी आ जाती है, यानी कि क्या होगा, जल की कमी के कारण जो पारिस्थितिकी तंत्र में ये उत्पादकता में कमी आ जाए, ठीक है, वो क्या कहलाता है फ्रेंड्स, पारिस्थितिकी सूखा। जल की कमी के कारण जो भी फसलें वगैरह उगाई हैं उत्पादकता है उसमें कमी आ जाए, पेड़ पौधों में कमी आ जाए, तो वो कहलाता है पारिस्थितिकी सूखा। इसके कारण क्या होता है, जो पारिस्थितिकी है उसमें तनाव आ जाता है, जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है ना वो उसका संतुलन बिगड़ जाता है, ठीक है, तो ये कहलाता है पारिस्थितिकी सूखा। आगे देखिए, भारत में जो सूखाग्रस्त क्षेत्र है वो कितने कितने हैं। टोटल जो भौगोलिक क्षेत्र है ना हमारे इंडिया का उस पर 19% तो भाग भूमि का, और जो जनसंख्या है वो 12% है। ऐसी जो 19% भागों में रह रही है जहाँ पे हर वर्ष सूखा पड़ता है, ठीक है। और देश का लगभग 30% क्षेत्र ऐसा है जो सूखे से प्रभावित है, जिस पर 5 करोड़ लोग रहते हैं। देखो दो डाटा दिए गए हैं। एक तो पहला तो डाटा है कि जो 19% जो भाग है उस पर प्रतिवर्ष सूखा पड़ता है जिसमें रहते हैं 12% लोग, और जो पूरे देश का 30% भाग है वो ऐसा है जो सूखे से ग्रस्त है जिस पर रहते हैं 5 करोड़ लोग, ठीक है। आगे देखिए, आगे सूखाग्रस्त जो क्षेत्र है उनको किस प्रकार से अलग अलग वर्गों में बांटा है। तो पहला है
अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र, ये वो वाला भाग है जहाँ पे सबसे अधिक सूखा पड़ता है। और राजस्थान का जो ज्यादातर भाग है, पश्चिमी भाग, वो इसमें आता है। अरावली का जो पश्चिमी भाग है, जो मरुस्थलीय एरिया है, और जो गुजरात का जो कच्छ का क्षेत्र है, वहाँ पे अत्यधिक जो है सूखा पड़ता है। और जो राजस्थान में जैसलमेर और जो बाड़मेर जो जिले हैं, वहाँ पे भी लगभग 90 मिलीलीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा होती है। 90 मिलीमीटर से भी कम औसत वार्षिक वर्षा कहाँ पे होती है? वो होती है जैसलमेर में और बाड़मेर में, जो कि राजस्थान का एरिया है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र। अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? जो अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र था उससे थोड़ा कम है, वो है अधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र। यानी कि अत्यधिक तो था राजस्थान वाला एरिया, अब है राजस्थान का जो पश्चिमी भाग था वो था। अब दूसरे नंबर पे है अधिक सूखा, यानी कि जो अत्यधिक से थोड़ा कम सूखा होता है वो वाला एरिया। इसमें आते हैं राजस्थान का पूर्वी भाग, मध्य प्रदेश के ज्यादातर भाग, महाराष्ट्र का पूर्वी भाग, और आंध्र प्रदेश का जो भीतरी भाग है वो, कर्नाटक का पठार, तमिलनाडु के उत्तरी भाग, और झारखंड का दक्षिणी भाग, और उड़ीसा, ये वाला जो क्षेत्र है इसमें भारत में पड़ता है अधिक सूखा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, मध्यम सूखा प्रभावित क्षेत्र। जो मध्यम सूखा प्रभावित क्षेत्र है वो कौन से हैं? ये इसमें आता है जो राजस्थान का उत्तरी भाग है वो, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी जिले, और गुजरात के बचे हुए जितने भी जिले बच गए वो मध्यम सूखा प्रभावित में आते हैं। और कोंकण को छोड़कर महाराष्ट्र और झारखंड, तमिलनाडु में जो कोयम्बटूर का पठार है, ये वाले हैं मध्यम सूखा प्रभावित क्षेत्र। और हमने जो ये तीनों भाग पढ़े हैं, इनके अलावा जितना भी भारत का भाग बच गया ना, उसमें सूखा ना के बराबर पड़ता है, मतलब वो और जो बचे हैं वो वाले पार्ट, उनमें सूखा नहीं पड़ता है। फिर आगे सूखे के परिणाम। सूखे का परिणाम क्या होता है? सबसे पहला परिणाम तो यही होता है, जो फसलें हैं वो बर्बाद हो जाती हैं, वहाँ पे अकाल पड़ जाता है, अन्न नहीं उपजता है। ठीक है, इसको हम और क्या कह सकते हैं? चारा है वो चारा भी नहीं मिलता, यानी कि तृण अकाल पड़ जाता है। तृण यानी कि घास भी नहीं उगती है, न तो फसल उगती है, अन्न नहीं उगता है, न ही चारा उगता है। ठीक है, और जल आपूर्ति की हो जाती है कमी, तो क्या है? ये बनेगी अकाल की परिस्थिति। क्या कहलाएगा? ये कहलाती है त्रिकाल। जब न तो जलापूर्ति हो, यानी कि पीने योग्य पानी भी ना हो, न तो जलापूर्ति हो, न ही चारा उगा सकें, और न ही अन्न उगा सकते, तो ये तीन चीजें होगी ना, तो इसको हम क्या कहते हैं? तरी अकाल। क्या कहते हैं? इन तीनों का ना होना, सूखा पड़ने के बाद चारा, अन्न और जल ना होना, क्या कहलाता है? तरी अकाल। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या क्या होता है जब सूखा पड़ता है। तो बहुत सारे पशुओं की मौत हो जाती है, क्यों? पानी वगैरह नहीं मिलता, घास नहीं मिलता, और ऐसे ही मानव वहां से प्रवास कर जाते हैं। और पशु पलायन एक सामान्य परिवेश है, यानी कि क्या होता है, वहाँ पे जो पहले पशु रह रहे हैं, उन पशुओं को अगर पानी नहीं मिलेगा, घास नहीं मिलेगी, तो धीरे धीरे वो मर जाएंगे। फिर मानव क्या करेगा? जब भाई पशु ही मर गए तो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से प्रवास कर जाएगा, और जो पशु जिंदा बचे उनको अपने साथ ले जाएगा। फिर पानी की कमी के कारण जो दूषित पानी है उसको पिएंगे लोग, उसके कारण कुछ रोग बनेंगे। रोग कौन से होंगे? आंत्रशोथ होंगे, हैजा होगा, और हेपेटाइटिस होगा। कौन से? आंत्रशोथ, हैजा, हेपेटाइटिस, ये सारे के सारे रोग होते हैं सूखा प्रभावित क्षेत्रों में, जहाँ पे पानी की कमी होती है वहाँ पे। फिर सूखे की स्थिति से जो हेल्प दी जाती है, तात्कालिक जो सहायता दी जाती है, उसमें क्या किया जाता है? सुरक्षित पेयजल जो है उसका वितरण किया जाता है, दवाइयाँ भेजी जाती हैं, पशुओं के लिए चारा और जो जल की उपलब्धता है वो की जाती है, और लोगों को और पशुओं को वहाँ से सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जाता है। अब देखिए, जो सूखा प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पर जो सूखा है उसको कम करने के लिए कौन से कदम उठाए जा सकते हैं? देखो, पहला है फ्रेंड्स, इनमें भूमिगत जल का भंडारण जो है उसका पता लिया जा। क्या है कि जहाँ पे भूमि में सबसे अधिक जल है ना, जो भंडार है जल के, बहुत ज़्यादा जल है, जल का स्तर ऊपर है, वो वाला एरिया है, उसकी खोज की जाए। जल आधिक्य क्षेत्रों से अल्प जल क्षेत्रों में पानी पहुंचाना है, यानी कि जो भी क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी है, यानी कि वहाँ पे बाढ़ भी आ जाती है, उन क्षेत्रों से नहरें वगैरह बना के, और जहाँ पे बाढ़ ये सूखा पड़ता है उन वाले एरिया में पानी पहुँचाया जाए। तीसरा है नदियों को जोड़ना। जो ये सूखाग्रस्त जो क्षेत्र हैं उनसे नदियों को जोड़ दिया जाए, नहरें वगैरह निकाल के, ताकि उनको भी पानी मिल जाए। बांध और जलाशयों का निर्माण किया जाए। बांध बनाएंगे, जलाशय बनाएंगे तो क्या होगा? जो पानी है बाढ़ का है, जो भी इसका रेनफॉल का पानी, वो इकट्ठा हो सकता है, और फिर उसको जो सूखाग्रस्त क्षेत्र है उन तक पहुंचाया जा सकता है। नेक्स्ट है
नदियाँ जोड़ने के लिए द्रोणियों की पहचान और भूमिगत जो जल भंडार है उसकी संभावना का पता किया जाए। जो भी भूमि के नीचे जो भी भंडार है उनकी कितनी संभावना है, कितना जो जल स्तर है उसका पता लगाया जाए। और जो हिम नदियाँ हैं उनका ये पता लगाया जाए कि कौन सी हिम नदी है, इससे पानी जो सूखाग्रस्त जो क्षेत्र है उन तक पहुँचाया जा सकता है। और क्या है, सूखा प्रतिरोधी जो फसलें हैं जो उनका प्रचार प्रसार किया जाए, यानी कि वो फसलें जो कम पानी में भी उपजाई जा सकती हैं उनका लोगों को बताया जाए कि भाई ये फसलें बोलो जहाँ पे कम पानी है या फिर सूखाग्रस्त क्षेत्र है वहाँ पे ये फसलें हो सकती हैं, फिर अन्न भी मिल सकेगा, तृण भी मिल सकेगा उनको, ठीक है, और पानी की कमी भी इतनी नहीं होगी। फिर है जो वर्षा का जल है, रेन हार्वेस्टिंग, यानी कि जो भी पानी हमें वर्षा से प्राप्त होता है उसको स्टोर कर लिया जाए, ताकि जब भी बाढ़ ये सूखाग्रस्त जो टाइम आए, जब भी पानी की कमी हो जाए तो उस पानी को हम यूज़ कर सकें। जो देखो जो राजस्थान वाला एरिया ना उसमें लोगों के घरों में और छतों पर ये क्या बनाते हैं, ये इस तरह से रेन हार्वेस्टिंग करने के लिए होद वगैरह बना लेते हैं, ठीक है, उनको शायद टंकन वगैरह कुछ इस तरह बोलते हैं। और वहाँ पे क्या करते हैं, वो पानी को इकट्ठा कर लेते हैं और जब सूखे का टाइम आता है, गर्मी का टाइम आता है, तो उस टाइम के लिए उसको स्टोर करते हैं, तब उस पानी को वो यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा टॉपिक, अगला हम पढ़ेंगे भूस्खलन। जो भूस्खलन है वो क्या होता है, कैसे होता है वो देखिए। भूस्खलन में क्या होगा, इसमें जो चट्टाने वगैरह है ना वो ऊपर से नीचे की ओर खिसक कर आएंगी। यानी कि मान लो कोई भी ये एरिया है और इस पे अगर भूकंप आ जाए, ज्वालामुखी फट जाए, या फिर कोई भी जो पृथ्वी की जो आंतरिक घटना है या कोई बाह्य घटना है जैसे बम विस्फोट किया जाए, तो ये जो ऊपर वाला जो ये वाली लैंड है ये स्लाइड होकर नीचे की ओर आएगी ना। चाहे जो बर्फीले जो क्षेत्र है उनमें जो बर्फ है वो पिघल वो इस तरह से लुढ़क कर नीचे आए, अपने साथ पूरे के पूरी जो मिट्टी है उसके पहाड़ के पहाड़, चट्टान की चट्टानों को लुढ़का कर लेके आए। तो ये क्या है, जो ऊपरी भाग जो ऊपरी सतह है उसका क्या है, नीचे की ओर खिसक कर आना ही क्या है, भूस्खलन है। क्या है, जो चट्टाने वगैरह हैं उनका नीचे की ओर खिसक कर नीचे की ओर आ जाना और सड़कों को, रेल मार्गों को, इनको क्या कर देना, रोक देना, ये क्या है, यही है भूस्खलन, ठीक है। आगे है भूस्खलन जो है ना, इसको हम अलग अलग जो ये एरियाज हैं इसमें हम विभाजित तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम इसको विभाजित करते हैं। क्यों, क्योंकि देखो जो भूस्खलन है वो सिर्फ और सिर्फ अकेले ये नेचुरल जो डिजास्टर्स होते हैं, जो प्राकृतिक जो आपदाएं होती हैं उनकी वजह से नहीं आता है भूस्खलन। ये मनुष्य के द्वारा भी जनित किया जाता है। कैसे किया जाता है, जो मनुष्य है वो कहीं पे बम विस्फोट कर देते हैं, कहीं पे जो खाने हैं वो खोदने लग जाते हैं, उससे भी जो मिट्टी है वो उसका स्खलन हो जाता है, तो इस तरह से आता है। फिर भी हम कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिनको हम पढ़ेंगे जहाँ पे यहाँ पे तो वही सबसे अधिक भूस्खलन होता है, यहाँ पे इससे थोड़ा कम होता है, यहाँ पे इससे थोड़ा कम होता है। तो देखिए सबसे अधिक सुभेद्यता क्षेत्र जो है वो कौन से हैं जहाँ पे अधिक जो भूस्खलन है वो होता है। ज़्यादातर अस्थिर हिमालय की युवा जो पर्वत श्रृंखला है, अंडमान है, निकोबार है, पश्चिमी घाट है, नीलगिरी में अधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र है, और जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है वो भूकंप प्रभावी क्षेत्र है। अगर भूकंप प्रभावी क्षेत्र है और मानवीय जो क्रियाकलाप हो रहे हैं वो भी अधिक हो रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, अधिक भूस्खलन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है अधिक सुभेद्यता क्षेत्र। ये तो हमने पढ़े हैं अत्यधिक सुभेद्यता, यानी कि सबसे अधिक जहाँ पे भूस्खलन होता है ना वो हैं ये अंडमान निकोबार, जो हिमालय की युवा पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो, पश्चिमी घाट, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, उनमें जो अधिक वर्षा होती है वो वाला क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, ये वाले क्षेत्र तो थे अत्यधिक जहाँ पे भूस्खलन होता है वो वाले क्षेत्र। फिर है अधिक भूस्खलन वाले क्षेत्र, यानी कि अत्यधिक से थोड़ा कम होता है जहाँ पे वो वाले क्षेत्र। वो कौन से हैं, ये क्षेत्र हैं असम को छोड़ के उत्तर पूर्वी भाग के जितने भी जो हिमालय के सारे राज्य हैं ना उनमें होता है अधिक सुभेद्यता, जो भूस्खलन वाले क्षेत्र है ना वो है ये। फिर है मध्य और कम सुभेद्यता वाले। मध्य और कम जो भूस्खलन होता है वो कहाँ पे होता है, जहाँ पे हिमालय का जो एरिया जहाँ पे कम वर्षा होती है, और जो लद्दाख और जो हिमालय में जो स्पीति है, अरावली की पहाड़ियाँ हैं जो वहाँ पे कम वर्षा होती है, पश्चिमी और पूर्वी घाट हैं, दक्कन का पठार है, और जो वृष्टि छाया क्षेत्र है ना इस वाले एरिया में। इसके अलावा झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा और केरल में जो भी खदानें हैं और जो भूमि धंसने से जो भूस्खलन होता है, तो ये सारे के सारे एरिया आते हैं मध्य में और कम भूस्खलन वाले क्षेत्र में। और जो अन्य क्षेत्र बच गए वो हैं राजस्थान, हरियाणा, बिहार, पश्चिम बंगाल का जो दार्जिलिंग जिला है उसको छोड़ के, और असम की जो कार्बी एंगलोंग
की जो ये वाला एरिया है इसको छोड़ के, और दक्षिणी प्रांत है ये वाला। तो इसमें आता है मतलब थोड़ा बहुत भूस्खलन होता है वो वाला। तो भूस्खलन जो है उसके परिणाम क्या क्या होते हैं? अगर भूस्खलन होगा तो भाई देखो, जो सड़क मार्ग है वो अवरुद्ध हो जाएगा, रेल की जो पटरियां हैं वो टूट जाएंगी, जो जलवाहिकाएं हैं उनमें अगर चट्टाने वगैरह या फिर अधिक मिट्टी का जमाव हो जाए तो उससे उनमें रुकावट हो जाएगी। ठीक है, ये सारे के सारे जो कारण है ये हैं भूस्खलन के, और जान और माल का भी नुकसान होता है। नेक्स्ट है जो ये भूस्खलन होता है इसको रोका कैसे जाए, इसका निवारण कैसे किया जाए वो देखिए। अब देखो, सड़क और बड़े बड़े बांध बनाना, जैसे निर्माण कार्य जो चल रहा है और विकास कार्य है उस पर प्रतिबंध लगाना। कहाँ पे? जो कि अधिक भूस्खलन वाले क्षेत्र हैं या अत्यधिक भूस्खलन वाले क्षेत्र है ना, वहाँ पे अगर मान लो ये लग रहा है कि भाई यहाँ पे भूस्खलन आएगा तो वहाँ पे सड़कें मत बनाओ, बांध बड़े बड़े मत बनाओ, जिससे क्या होगा, आर्थिक नुकसान तो होगा ही होगा और फिर वो हमारे किसी काम का भी नहीं रहेगा। फिर है जो कृषि नदी घाटी हैं वो कम ढाल वाले क्षेत्र हैं वहाँ तक सीमित होनी चाहिए, यानी कि हम जो ढलानीय क्षेत्रों पर जो कृषि करते हैं ना, तो जो कम ढाल वाले हैं उन्हीं पर की जाए, अधिक ढाल वालों पर नहीं की जाए। क्योंकि अगर अधिक ढाल युक्त प्रदेशों में हम कृषि करेंगे और उसमें फिर सिंचाई करेंगे तो हो सकता है उसमें स्खलन अधिक हो जाए। ठीक है, फिर है वृहद स्तर पर जो वनीकरण है उसको बढ़ावा देना। अधिक से अधिक हम पेड़ लगाएंगे तो जो मिट्टी है उसको जड़ें बांध के रखेंगी ना, तो इसी प्रकार से हम वन लगाएंगे तो जो भूस्खलन है वो कम होगा। फिर स्थानांतरित कृषि जो होती है उसकी जगह पे जो स्थानांतरित कृषि की जगह पे हम वहीं पे रह के और कृषि करें, और जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पे सीढ़ीनुमा खेत बनाए जाएं। ठीक है, इस प्रकार से भूस्खलन को कम किया जा सकता है। आगे देखिए, नेक्स्ट है ये बॉक्स में देखिए, आपदा प्रबंधन अधिनियम बनाया गया 2005 में। इसके अकॉर्डिंग इन्होंने जो आपदा है उसकी एक डेफिनेशन दी है। देखिए, इस अधिनियम में आपदा को किसी क्षेत्र में घटित एक महाविपत्ति, दुर्घटना, संकट या गंभीर घटना के रूप में परिभाषित किया। क्या बताया? एक महाविपत्ति, दुर्घटना या फिर संकट या फिर गंभीर घटना बताया आपदा को, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 ने। और क्या कहता है आगे? जो प्राकृतिक या मानव के कारणों से दुर्घटना या लापरवाही का परिणाम हो सकती हैं, यानी कि जो भी ये आपदाएं आती हैं या तो प्राकृतिक रूप से आती हैं या मानव के द्वारा कुछ ऐसे कार्य किए जाते हैं जिससे जो वो लापरवाही से ऐसे काम कर देता है जिससे जो आपदाएं हैं वो आती हैं। ठीक है, और इससे बड़े स्तर पर जो है जान माल की क्षति होती है, आदमी को पीड़ा पहुंचती है, पर्यावरण को हानि होती है और विनाश हो जाता है, जिससे प्रकृति का ये परिणाम होता है कि जो प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पे जो जनसमूह रह रहा है वो सहन क्षमता से परे हो जाती है, उसके ये आत्म क्षमता, यानी कि जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं ना वो सहन नहीं कर पाते हैं, वही आपदा है। ठीक है, आगे देखिए, निष्कर्ष में क्या कहा है? निष्कर्ष में कहा है कि जो आपदा से पहले है 3 अवस्थाएं बताई हैं आपदा निवारण की और प्रबंधन की। वो हैं, अगर आपदा से पहले देखो, अगर आपदा से पहले हमें सूचना मिल जाए कि भाई यहाँ पे है ना बाढ़ आने वाली है, यहाँ पे ये है सुनामी आने वाली है, यहाँ पे भूकंप आने वाला है, तो लोग क्या करेगा? अपने बचाव के लिए तैयारियां कर लेगा। ठीक है, आगे दूसरा देखिए, दूसरे में क्या कह रहा है? आपदा के समय, आपदा के समय क्या करेगा? देखो, मान लो युद्ध स्तर पर बचाव या राहत कार्य, आपदाग्रस्त क्षेत्रों से लोगों को निकालना, आश्रय स्थल निर्माण और राहत कैंप, जल, भोजन और दवाई की आपूर्ति करवाना। पहले में क्या कहा है कि अगर पहले से बता दिया जाए तो लोग खुद ही उस जगह से चले जाएंगे या फिर कुछ ऐसा काम कर लेंगे जिसकी वजह से उनको अधिक नुकसान ना पहुंचे। ये तो है आपदा से पहले का। और दूसरा है आपदा के समय क्या करेगा? आपदा आ चुकी है ना, उस टाइम पे क्या करेगा? मान लो युद्ध छिड़ गया है तो युद्ध में जो बचाव है और राहत कार्य है वो करेगा, लोगों को भोजन वगैरह, जल और रहने का स्थान दिलवाएगा, दवाई आपूर्ति वगैरह ये करेगा। ठीक है, आपदा के बाद क्या करेंगे? आपदा के बाद करेंगे जो प्रभावित हुए हैं ना जो लोग आपदा से, उनका बचाव कैसे किया जाए, उनको फिर से कैसे बसाया जाए, कैसे उनका पुनर्वास हो, और भविष्य में जो आपदाएं आती हैं उनके निपटने के लिए जो क्षमता है उसका निर्माण है उसके ऊपर कैसे ध्यान केंद्रित किया जाए। ठीक है, 3 कारण थे। पहला था 3 अवस्थाएं बताई हैं आपदा के निवारण की और प्रबंधन की। पहले में आपदा से पहले अगर सूचना मिल जाएगी तो लोग वहाँ से चले जाएंगे या फिर क्या करेंगे? कुछ ऐसी टेक्निक्स अपनाएंगे जिसकी वजह से उनको नुकसान ना हो। दूसरा है आपदा के समय जो आपदा आ चुकी है उस टाइम पे लोगों को भोजन वगैरह देंगे, रहने का स्थान देंगे, दवाई आपूर्ति करवाएंगे। तीसरा है आपदा के बाद लोगों को जो भी बेघर हुए हैं उनको कैसे फिर से बसाया जाए, कैसे उस आपदा का निपटान दोबारा से किया जाए, फिर से ना आ पाए ये।
फिर ये कुछ क्वेश्चन है MCQs, ये आपको खुद करने हैं। पहला है, इनमें से भारत में किस राज्य में बाढ़ अधिक आती है? बिहार, असम, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये देख लेना। दूसरा है, उत्तरांचल के किस जिले में मालपा भूस्खलन आपदा घटित हुई थी? बागेश्वर में, अल्मोड़ा में, चंपावत में या पिथौरागढ़ में। तीसरा है, इनमें से कौन से राज्य में सर्दी के महीनों में बाढ़ आती है? असम, केरल, पश्चिम बंगाल या फिर तमिलनाडु। फोर्थ है, इनमें से किस नदी में माजुली नदीय द्वीप स्थित है? गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी। अगला है, बर्फानी तूफान किस तरह की प्राकृतिक आपदा है? वायुमंडलीय, भौमिकी, जलीय और जीवमंडलीय। ये था फ्रेंड्स हमारा आपदा का चैप्टर, और जो ये संकट आते हैं, जो प्राकृतिक संकट और जो आपदाएं आती हैं वो चैप्टर, जिसमें हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है। भूकंप और जो बाढ़ आती है, सूखा पड़ता है या फिर चक्रवात आते हैं या फिर भूस्खलन होता है, ये सारे के सारे टॉपिक हमने इस चैप्टर में कंप्लीट कर लिए। फ्रेंड्स, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना। फ्रेंड्स, बाय बाय।